रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, उस घटना को सुनने के बाद में आप लोग बस एक ही बात कहेंगे कि किसी की मजबूरी का कोई इंसान आखिरकार कितना बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर करेगी। एक लड़की जिसे मल्टीनेशनल कंपनी से ये ऑफ़र आता है कि यहाँ पर जॉब की वैकेंसी है, अगर चाहो तो इंटरव्यू दे सकती हो। अब उस लड़की को जब इस तरीके का ऑफ़र मिलता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में इस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है, तो वो अपने प्रदेश से तुरंत राजधानी दिल्ली के लिए निकलती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही उस कंपनी का हेड ऑफिस था और वहीं पर वो इंटरव्यू हो रहा था। उसके बाद में वो लड़की जब वहाँ पर पहुँचती है और इंटरव्यू की लाइन में लगी होती है कि उसी समय उसके पास में एक शख्स आता है, और वो शख्स शायद देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे चपरासी है। वो कहता है कि मैडम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही है, चाय लेंगी कि कॉफ़ी लेंगी। अब जो लड़की होती है चूँकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, दूसरी तरफ जो इंटरव्यू फेस करने वाली थी उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर इस लड़की के ऊपर होता है। उसके बाद में ये लड़की कहती है कि आपको क्या पसंद है, आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं या फिर चाय पीना पसंद करते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि अमूमन मैं तो चाय ही पीता हूँ। तो जो लड़की होती है ये उस व्यक्ति से कहती है, उस चपरासी से कहती है, ठीक है फिर मेरे लिए भी एक कड़क वाली चाय ले आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। दूसरी तरफ इंटरव्यू है तो उसकी भी टेंशन हो रही है, अगर कड़क चाय पीऊँगी तो हो सकता है कि मेरा सर्द का दर्द भी ठीक हो जाए और मेरी जो टेंशन है वो टेंशन भी कम हो जाए। क्योंकि हमारे देश के अंदर ये कहा जाता है कि आधी से ज़्यादा बीमारी इंसान की चाय पी के ठीक हो जाती है, जबकि इंसान को ये नहीं पता कि आधी से ज़्यादा बीमारियों की जो जड़ है वही चाय है। उसके बाद में वो जो चपरासी था वो उस लड़की के लिए चाय लेके आता है। वो लड़की चाय पीती है और उसके बाद में उसे पता नहीं रहता कि वो लड़की कहाँ पर है। तकरीबन 12 से 14 घंटे का लंबा अंतराल गुजर जाता है और 12 से 14 घंटे के बाद में जब इस लड़की की आँख खुलती है तो ये पाती है कि इसके जिस्म के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं है और सामने इसके एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके भी जिस्म पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं है। उसके बाद में वो लड़की उस बुज़ुर्ग व्यक्ति से पूछती भी है, लेकिन वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जिस काम से आया था वही काम करता है। वो उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है, तीसरा आता है। इसी तरीके से ये लड़की गिनती रहती है कि तकरीबन 15 लोग इस लड़की के पास में आते हैं और इसके साथ में वही सब काम करते हैं जो पहला व्यक्ति करके गया था। अब लड़की बहुत ज़्यादा मन्नतें करती है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। लेकिन दोस्तों, जब इस लड़की की सच्चाई लोगों तक पहुंची और जब इस लड़की को छुड़ाकर इसके घर पहुंचाया गया तो हर कोई हैरान था, परेशान था और हर कोई सिर्फ एक बात कहने को मजबूर था कि आखिर किसी की मजबूरी का कोई कितना बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से, और राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ती है करोल बाग। इसी करोल बाग का रहने वाला एक व्यक्ति कमला मार्केट पहुँचता है और कमला मार्केट से सटा हुआ इलाका जीबी रोड जो कि अपनी कुछ खासियतों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसी जीबी रोड पर एक कोठा पड़ता है 68, यानी कोठा नंबर 68। ये व्यक्ति जो करोल बाग से चलकर जीबी रोड आया था, ये कोठा नंबर 68 में जाता है, वहाँ पर एक लड़की के साथ में समय गुजारता है। और उसके बाद में जब ये वापस आता है तो तकरीबन तारीख होती है अगस्त का पहला हफ्ता चल रहा होता है, साल 2019 की ये बात है। अगस्त के पहले सप्ताह साल 2019 में ये तुरंत कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद में कहता है कि सामने से जो बंदा बात कर रहा होता है उससे कहता है क्या तुम रानी के भाई बात कर रहे हो। तो वो जो सामने से व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, वो हड़बड़ाहट से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है कि हाँ मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ, क्या बात है। तो इधर से ये जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है रानी कहाँ है। तो उधर से रानी के जो घर वाले होते हैं, रानी का जो भाई बात कर रहा होता है, वो कहता है कि हम तो खुद रानी को ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता रानी कहाँ है। तो उसके बाद में ये जो व्यक्ति होता है ये कहता है कि दरअसल रानी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। अब ये व्यक्ति पूछता है कि तुम रानी को कैसे जानते, रानी से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुकात है। तो सामने से ये व्यक्ति जो दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला था ये कहता है कि साहब मेरा रानी से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं 2-3 बार उसके पास होके आया हूँ और मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ। दरअसल जो रानी है ये जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पे है। और इतनी सारी बातें ये व्यक्ति कहता है, कहने के बाद में फ़ोन काट देता है। उधर जो रानी का भाई होता है जब इस तरीके की बातें सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। परेशान होने के बाद में तुरंत अपने माता पिता के पास जाता है और माता पिता के पास जाने के बाद में कहता है कि बहन की एक खबर लगी है और बहन दिल्ली में है, मुझे अभी के अभी दिल्ली निकलना है, तुम मुझे बस दिल्ली जाने की इजाज़त दे दो।
उसके बाद में उस लड़के के जो माता पिता होते हैं उस लड़के को दिल्ली जाने की इजाज़त देते हैं। अब जो लड़का था वो अपना सामान पैक करता है, सामान पैक करने के बाद में तुरंत दिल्ली पहुंचता है। अब दिल्ली तो पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद में इसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था। क्या करे, कहाँ जाए, किधर जाए, किससे पूछे। उसके बाद में फिर इसके जहन में आता है कि क्यों ना जिस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था एक बार उससे ही कांटेक्ट किया जाए। वापस से ये उस नंबर पर कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद में उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे बस एक बार मिल लीजिए। अच्छा, जब काफ़ी बार रिक्वेस्ट की जाती है तो वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसने कॉल करके ये बताया था कि तुम्हारी बहन दिल्ली के जीबी रोड पे कोठा नंबर 68 पे है, तो वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों के बीच में मुलाकात होती है, बातचीत काफ़ी अच्छे से होती है। मुलाकात के बाद में ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने फ़ोन कर उस लड़की के बारे में जानकारी दी थी वो भी कोलकाता का रहने वाला है। दोनों बंगाली भाषा अच्छे से बोल सकते थे, समझ सकते थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति जिसने कॉल कर सारी बात बताई थी वो उस लड़की के भाई से कहता है कि देखो, जो भी करना है बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक तुम्हें करना होगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन के लिए या उसकी जान पे कोई ख़तरा बन जाए, या फिर तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारी जान पे कोई ख़तरा बन जाए। लड़का काफ़ी देर तक तो कुछ सोचता रहता है। सोचने के बाद में जब उसके जहन में कुछ नहीं आता तो फिर उसके बाद में सोचता है कि जो भी कुछ होगा अब उसे खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद में वो जो लड़का होता है अपनी पीठ पर वो बैग टांगता है। बैग टांगने के बाद में पहुंच जाता है जीबी रोड। जीबी रोड में कोठा नंबर 68 पे पहुंचता है और वहां पे पहुंचने के बाद में तमाम लड़कियां होती हैं, सारी लड़कियों को देखता है। उसके बाद मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मुझे किसी लड़की के साथ में समय बिताना है, मुझे भी टाइम पास करना है। अब जो मैनेजर होती है वो उसके सामने लड़कियों को लेके आती रहती है, लेकिन वो जो लड़का था वो सारी ही लड़कियों को रिजेक्ट करता रहता है। ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। उसके बाद में जो मैनेजर होती है वो कहती है कि वो लड़की दिखाओ ना इसको जो 2-2.5 महीने पहले आई है, जिसका नाम रानी है। तो उधर से आवाज़ आती है कि जो 2-2.5 महीने पहले रानी आई है उसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर उससे मुलाकात करनी है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जब लड़का इस तरीके की बात सुनता है तो कहता है कोई बात नहीं है, मुलाकात तो उसी से करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद में लड़का कहता है कि कोई बात नहीं है, जितना भी समय लगे मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। लड़का बैठ जाता है, इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद में मैनेजर फिर उस लड़के के पास में आती है और कहती है कि देखो, अगर उस लड़की से तुम्हें मुलाकात करनी है तो उस लड़की की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर उससे मुलाकात करनी है तो तुम्हें पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लड़का कहता है कोई बात नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है मुलाकात तो उसी से करनी है, चाहे उसके लिए उसे कितने भी पैसे खर्च करने पड़ जाएं। थोड़ी देर तक लड़का इंतज़ार करता है, फिर उसके बाद में उस लड़की रानी का गेट खोलता है। उसके बाद में एक ग्राहक उसके सामने ही निकल के बाहर जाता है। पीछे से रानी आती है। रानी जब अपने भाई को देखती है और उसके बाद में भाई जब अपनी बहन को देखता है, दोनों की आँखों में जो आंसू थे वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद में लड़की कुछ अपने भाई से कहने की कोशिश करती। इससे पहले ही वो जो भाई था अपनी बहन को देखते ही कहता है कि मुझे बस यही लड़की चाहिए। उसके बाद में दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद में गेट बंद करते हैं और गेट बंद करने के बाद में दोनों एक दूसरे को एक जो झप्पी होती है वो देने के बाद में रोने लगते हैं। बहन अपने भाई को गले लगाती है, भाई अपनी बहन को गले लगाता है। आंखों से आंसू थे, मुंह से भी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख लेते हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रोने की आवाज़ बाहर तक पहुंच जाए, जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी हो जाए। उसके बाद में रोने लगते हैं। काफ़ी देर तक समय गुजर जाता है, रोते रहते। उसके बाद में बहन जो होती है अपने भाई को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका था। उसके बाद में उसकी जो डोर होता है उसकी दस्तक होती है और बाहर से आवाज़ आती है कि तुम अंदर कितना समय लोगे, दरअसल तुम्हारा जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। लड़का कहता है कि मुझे अभी और समय चाहिए, मैं और ज़्यादा समय गुजारना चाहता हूँ। तो उधर से जो दूसरी तरफ से गेट के बाहर से जो बंदा आवाज़ दे रहा था वो कहता है कि देखो, अगर तुम इसके साथ ज़्यादा समय गुजारना चाहते हो तो तुम्हें फ़ीस डबल देनी पड़ेगी। लड़का कहता है कोई बात नहीं है, मैं डबल फीस देने के लिए तैयार हूँ। लड़की जब पूरी कहानी अपने भाई को सुनाती है तो भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल लड़की बताती है कि कलकत्ता में जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जिसमें ये पहले जॉब किया करती थी, उसमें जॉब किया करती थी, वहीं पर एक लड़की रहा करती थी, उसी कंपनी में जॉब किया करती थी। उसका नाम था ज्योत्सना। ज्योत्सना एक दिन रोते हुए रानी के पास में आती है और कहती है कि दिल्ली से उसे एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफ़र मिला है, लेकिन उसके जो घर वाले हैं ये दिल्ली भेजने के लिए मान नहीं रहे। अब वो लड़की ज्योत्सना जब इस तरीके की बातें रानी को बताती है तो रानी पूछती है कि दिल्ली से जिस कंपनी से तुम्हें ऑफ़र आया था उस कंपनी में तुम्हारी कितनी सैलरी थी और यहाँ पे कितनी सैलरी है। तो ज्योत्सना बताती है कि यहाँ पर मेरी तकरीबन 35 से 40 हज़ार के आसपास सैलरी होगी, लेकिन दिल्ली में जिस कंपनी से मुझे ऑफ़र आया है उस कंपनी में मेरी सैलरी स्टार्ट ही 1 लाख रुपये से होगी, आगे जाके और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं वो मान नहीं रहे। अब जो रानी होती है वो ज्योत्सना से कहती है कि अगर तुम ना जाओ तो मैं चली जाती हूँ।
तो ज्योत्सना होती है वो कहती है कि ठीक है तुम चली जाओ, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी और अगली बार देख लूँगी। ज्योत्सना उस समय तो रानी से ये कहती है कि तुम चली जाओ। अब रानी जो होती है वो अपने घर परिवार वालों से जाके बात करती है और बात करने के बाद में किसी तरीके से अपने घर परिवार वालों को कन्विंस करती है और उसके बाद में दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद में ज्योत्सना ने एक व्यक्ति जिसका नाम रमज़ान था वो रानी के साथ में भेजा था। उसके बाद में किसी तरीके से ये लोग उसको कोठे पर भेज देते हैं और पहले ही दिन रानी देखती है कि वो नशे में थी और उसके साथ में तकरीबन 15 से 20 लोगों ने शारीरिक शोषण किया था, उसका रेप किया था। उसके बाद में लगातार इसी तरीके से ग्राहकों का सिलसिला जारी रहा। अनगिनत ग्राहक उसके पास आते रहे, उसका शारीरिक शोषण करते रहे। जब ये भाई सारी बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के बाद में सोचता रहता है क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं किसी पुलिस अफसर के पास में जाऊं और वो भी इन कोठे वालों से मिला हुआ हो तो फिर मेरी बहन की ज़िंदगी बच पाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा दूसरा दिन होता है, फिर से ये भाई ग्राहक बनता है। ग्राहक बन के अपनी बहन के पास पहुंचता है और फिर अपनी बहन से मशवरा करता है कि क्या करना चाहिए, कैसे छुड़ाना चाहिए। तो जो रानी होती है वो कहती है कि दरअसल तुम महिला आयोग में एक लेडी बैठती हैं जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, उनसे जाके मुलाकात करो। क्योंकि स्वाति मालीवाल के बारे में इसने लड़की रानी ने सुना था कि स्वाति मालीवाल अक्सर लोगों की मदद के लिए कदम उठाती है। उसके बाद में वो लड़का जो होता है वही करता है, जाता है स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए, लेकिन वहीं पर मुलाकात होती है किरण नेगी नाम की एक महिला से। किरण नेगी को सारी बात बताता है कि इस तरीके से उसकी बहन है, इस तरीके से उसको फंसाया गया और इस तरीके से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उसके बाद में जो किरण नेगी होती है अपनी उस लड़के को लेकर स्वाति मालीवाल के पास पहुंचती है। स्वाति मालीवाल को सारी बात बताई जाती है। उसके बाद में वहीं के डीसीपी होते हैं मनदीप सिंह रंधावा, उनसे मुलाकात की जाती है। उसके बाद में सारे लोग मिलकर एक टीम का गठन करते हैं और उसके बाद में इस लड़के से कहा जाता है कि तुम फिर से उस लड़की से ग्राहक बनकर जाकर मुलाकात करो और वहाँ पर तुम मुलाकात करो। जब तक टीम नहीं पहुँच जाती है तुम्हें उस लड़की अपनी बहन के साथ ही रहना होगा। और वो लड़का ऐसा ही करता है, जाता है अपनी बहन के उस रूम में जाकर उससे मुलाकात करता है। ग्राहक बनकर वो जाता है तो उसे कोई परेशानी थी नहीं, लिहाजा उसी समय टीम इंटर करती है और किसी तरीके से उस लड़की को वहाँ से छुड़ाया जाता है। दोस्तों ये जो भाई था एक हीरो बन के आता है अपनी बहन की ज़िंदगी में और अपनी बहन को इस मुश्किल परिस्थितियों से निकाल कर ले जाता है। बड़ी तारीफ हुई थी स्वाति मालीवाल, किरण नेगी और मनदीप सिंह रंधावा की जिस समय इस लड़की को बाहर निकाला गया था। तो दोस्तों इस तरीके के भी केसेस दुनिया के अंदर हो जाते हैं। बहरहाल इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों कल के दिन हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आए थे, सतवीर जी हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निरूमन जी हैं, लिखते हैं आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो निरूमन जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र बीके हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो राजेंद्र बीके जी शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। सोहनलाल सेतिया जी शुक्रिया। मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो भैया शुक्रिया। रिजवान अंसारी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। करण रावत जी हार्ट बनाते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, रमज़ान मुबारक हो और आपको आपकी कहानी सुनने वालों को अल्लाह पाक हम सब की इबादत कबूल करे, आमीन। तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अलबफ़ा करके आईडी है, लिखते हैं नाइस। तो अलबफ़ा जी आपका बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी मलिक साहब। तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं जुलाई हरदोई उत्तर प्रदेश से आपकी कहानी सुन रहा हूँ मलिक भाई। तो बाबूजी अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय भाई हैं, भारतीय भाई लिखते हैं भाई आपकी आवाज़ और कहानी का तरीका बहुत अच्छा है, मैं आपकी सभी कहानी सुनता हूँ। सचिन कुमार बदलापुर मुंबई महाराष्ट्र से। तो सचिन कुमार जी आपका शुक्रिया। जयराज जी हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह जी लिखते हैं नमस्कार भैया, आपकी वीडियो बहुत अच्छी आती है। तो भैया जयप्रकाश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शान आलम है, लिखते हैं गुजरात के भावनगर से सुनता हूँ सर, नाइस स्टोरी में रहने वाला ज़िला संबल फतेहपुर देव से हूँ। तो शान आलम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं। तो भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर हुसैन है, लिखते हैं आपको और आपके परिवार को सुनने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, गोपालगंज से। तो शाकिर हुसैन जी आपको भी आपके परिवार को भी रमज़ान की मुबारकबाद। रुखसार कुरैशी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। रुखसार कुरैशी जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। राजेंद्र बीके हैं, लिखते हैं हाय सर, आई एम राजेंद्र फ्रॉम नेपाल, आई ऑलवेज लिसनिंग योर स्टोरी, मिस यू ऑल। तो राजेंद्र जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया। दी वेस्टर लिखते हैं रमज़ान करीम मुबारक सबको। तो दी वेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक।
राजेंद्र बीके हैं, लिखते हैं आई होप योर फैमिली आर वेल। तो भाई सब ठीक है, आपकी दुआएं हैं। माजिद अंसारी सलाम करते हैं भाई, वालेकुम सलाम। धीरज चौधरी जी लिखते हैं जय श्री राम भैया, आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, अपना ख्याल रखो, ऊपर वाला हमेशा खुश रखे। तो धीरज चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आपका पहला रोज़ा मुबारक हो, मेरा तो दूसरा है। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुन त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुन त्यागी शाना बुलंदशहर से। मोहम्मद आमिर गुज्जर फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, उसके बाद में SS प्रेमू करके कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज भाई ममता की गलती थी, उसको प्रकाश के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। तो राजपुरा खबरनामा जी शुक्रिया। आलमजंदिर आंगीर हैं और ये लिखते हैं किसी का मर्डर हो जाता है और कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो क्रिमिनल को सपोर्ट करता हो, सब के सब क्रिमिनल को बुरा ही बोलते हैं। ए चौधरी हैं, लिखते हैं पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ए चौधरी जी आपका शुक्रिया। विपिन कुमार जी हैं, लिखते हैं भाईजान ऐसे लोगों को क्या मिलता है ऐसा करते। विकी कालिया हिमाचल प्रदेश से कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक करें अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।